जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों की प्रिपरेशन सही तरीके से चल रही होगी। अभी तक जितने भी पुराने वीडियो आए हैं प्लीज़ आप लोग वो वीडियोस देख लें, क्योंकि अब हमारा जो मध्यकालीन भारत के इतिहास की सीरीज़ है धीरे धीरे वह अंतिम की ओर पहुँचने वाली है। मतलब कि अब हमारे मध्यकालीन भारत के इतिहास की सीरीज़ मुगल वंश को कवर करने के बाद पूरी तरह से कवर हो जाएगी। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ एक बार आप लोग जाकर पुराने वीडियो जरूर देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, तो मुगल वंश की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है, मुगल वंश मध्यकालीन भारत के इतिहास में अपनी अलग भूमिका रखता है। कोई भी एग्जाम हो, यहां से प्रश्न आप लोगों के लिए जरूर बनता है। बहुत सारे बदलाव किए गए। दिल्ली सल्तनत के बाद अगर भारत में किसी का शासन सही तरीके से चला तो वह मुगल वंश था। राजपूत भी आए लेकिन उनका उतना प्रताप भारत में नहीं हो पाया। आगे चलकर राजपूतों का थोड़ा शासन हम लोग पढ़ेंगे, फिर सिख धर्म को पढ़ेंगे, लेकिन वो हमारा हो जाता है कहाँ का, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। आज के वीडियो में हम लोग मुगल वंश को समझेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देंगे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मुगल वंश की शुरुआत करने से पहले हम लोग थोड़े इसका हिस्ट्री समझने का प्रयास करते हैं, जैसा कि हम लोग हर वीडियो में करते हुए आए हैं। टाइम पीरियड है जब दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य चल रहा था और उत्तर भारत में हमारा दिल्ली सल्तनत का शासन चल रहा था। और दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजवंश अर्थात लोधी वंश का शासन चल रहा था। और लोधी वंश का भी जो अंतिम शासक था, जिसका नाम इब्राहिम लोधी था, उसका शासन चल रहा था दिल्ली में। तो वह उतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं था। ठीक है, तो क्या होता है कि दिल्ली सल्तनत में, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में, तीनों में आपसी संघर्ष चलता रहता है, जिसे छद्म युद्ध बोल सकते हैं या फिर आपसी संघर्ष बोल सकते हैं। तो होता क्या है, जैसे कि मैंने आप लोगों को हर वीडियो में बताया है, अरबों का आक्रमण कैसे हुआ, तुर्कों का आक्रमण कैसे हुआ। जब कोई सत्ता कमजोर होने लगती है, आपस में लड़ाइयाँ होने लगती हैं, आपसी संघर्ष चलने लगता है, तो बाहर की शक्तियों को मौका मिल जाता है आपके अंदर प्रवेश करने की। इसी तरह से भारत के साथ भी हुआ। इंडिया में एक दूसरे के प्रति सबके अंदर असहिष्णुता थी। दिल्ली सल्तनत बहमनी साम्राज्य से लड़ रहा था, बहमनी साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य से लड़ रहा था, विजयनगर साम्राज्य बहमनी साम्राज्य से। मतलब कि तीनों आपस में ही फूट डाल के लड़ाई कर रहे थे। तो होता क्या है कि जो एक पक्ष कमजोर हो जाता है ना, तो वह किसी बाहरी की मदद भी चाहता है। तो बाहर से तो यह तैयार ही था बाबर। तो मुगल वंश का जो पहला शासक था वह बाबर था। इन तीनों के संघर्ष के बीच में मुगल वंश की एंट्री हो जाती है, अर्थात बाबर भारत में एंट्री कर देता है। बाबर को न्योता भी भेजा जाता है, जैसे कि जो मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा, उन्होंने उसे बुलाया था कि आप आकर दिल्ली सल्तनत पर अटैक करिए। इसी तरह से जो इब्राहिम लोधी का चाचा था, उसने भी निमंत्रण दिया था बाबर को भारत में प्रवेश करने के लिए। सर, बाबर के बारे में इन लोगों को पता कैसे लगा? अभी हम लोग मुगल वंश को नहीं समझ रहे, अभी न्यू समझ रहे हैं कि वह भारत में प्रवेश कैसे किया। तो इन लोगों ने उसे निमंत्रण दिया कि आओ और दिल्ली सल्तनत के जो शासक सुल्तान है, जिसका नाम इब्राहिम लोधी है, इसे परास्त करके धन यहाँ से लूट सकते हो। इन लोगों ने सोचा कि यह आएगा तो सबकी तरह, जैसे महमूद गजनवी आया था भारत को लूट के चला गया था, इसी तरह से यह भी लूट के चला जाएगा। तो यह आता है उन लोगों के निमंत्रण पर। इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित भी करता है। उसके बाद यह भारत से नहीं जाता है। तो राणा सांगा को परेशानी होती है, तो फिर आगे चलकर खानवा का युद्ध होता है राणा सांगा से, जिसमें राणा सांगा को भी पराजित कर देता है। तो इस तरह से थोड़ी भूमिका बनेगी। बोर्ड पर आते हैं, समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। बिल्कुल इजी है। मुगल वंश को इस तरह से मैं एक्सप्लेन करूंगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोर्ड पर जितनी चीजें लिखी हैं आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। बाकी यूपीएससी के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है मैं खुद ही एक्सप्लेन करता रहूंगा पॉइंट के साथ। सबसे पहले आते हैं मुगल वंश के टाइम पीरियड पर। हमेशा से कंफ्यूजन रहता है। मुगल वंश का दो टाइम पीरियड है, 1526 से 1707 तक, और एक है 1707 से 1857 तक। तो जो पहला टाइम पीरियड है 1526 से 1707 तक का, इसे हम लोग मुगल वंश या फिर मुगल काल बोलते हैं। उसके बाद 1707 से लेकर 1857 तक के टाइम पीरियड को हम लोग उत्तर मुगल काल बोलते हैं। ऐसा क्यों सर? क्योंकि देखिए,
जब कोई भी राजवंश चलता रहता है स्टार्टिंग से लेकर जहां तक प्रतापी शासक होते हैं, प्रतापी शासक का मतलब यह होता है कि वो कुछ बदलाव करें, कुछ परिवर्तन करें या कुछ नया करें, तो उन्हें हम लोग प्रतापी बोलते हैं। तो वहां तक यह लगता है कि इस वंश का या फिर इस राजवंश का, इस शासक का जो टाइम है वो बढ़िया चल रहा है। उसके बाद जब कोई विलासी प्रवृत्ति के शासक आ जाएं तो उसे हम लोग उसमें ऐड नहीं करेंगे, उसे हम लोग उत्तर शासन के तहत लेते हैं। मतलब कि वहां से हमारा जो प्रभुत्व संपन्न शासन रहता है वह खत्म हो जाता है। उसके बाद कुछ लोग आते हैं लेकिन वंश की वजह से कि किसी बड़े कुल में पैदा हो गए तो शासन करने लगे, इस वजह से वह शासक बने, इसलिए उन्हें हम लोग उत्तर मुगल के तहत पढ़ेंगे। सर कहाँ तक है यह? तो जैसे 1526 में बाबर आएगा, 1530 तक यहाँ शासन करेगा, उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं शासन करेगा। हुमायूं के बीच में ही शेरशाह सूरी भी आता है, उसे भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हुमायूं फिर से सत्ता पर काबिज होता है दिल्ली के, फिर उसका पुत्र अकबर आता है, अकबर का बेटा फिर जहांगीर आएगा, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद उसका जो पुत्र आता है उसका नाम है औरंगजेब। तो औरंगजेब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। तो औरंगजेब तक के टाइम पीरियड को हम लोग मुगल वंश के तहत पढ़ेंगे। औरंगजेब के बाद जैसे जो पहला शासक आएगा उसका पुत्र जो दारा शिकोह का भाई था तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था, सॉरी, दारा शिकोह तो औरंगजेब का ही भाई था, लेकिन औरंगजेब का जो पुत्र आएगा पहला बहादुर शाह प्रथम, उसके टाइम पीरियड से थोड़ी दिक्कतें होने लगती हैं क्योंकि वह थोड़ा विलासी प्रवृत्ति का हो जाता है। तो वहां से जितने भी शासक आएंगे लास्ट तक उसमें किंग मेकर भी आएंगे। जैसे सैयद बंधु किंग मेकर के रूप में मुगल वंश के शासकों का निर्माण करते थे, बनाते थे, शासक किसी को नियुक्त करते थे, तो उन सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उत्तर मुगल काल में हम लोग उसे कवर करेंगे। ठीक, तो औरंगजेब तक के टाइम पीरियड को हम लोग क्या करेंगे? पूरी तरह से मुगल वंश के तहत पढ़ेंगे। 4 से 5 वीडियो में हम लोग पूरे शासकों को कवर कर लेंगे। ठीक, तो ये टाइम पीरियड आपके समझ में आया। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर के द्वारा मुगल वंश की नींव रखी गई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, जो शाहजहां का पुत्र रहता है, वहां से प्रतापी शासकों का प्रभाव खत्म होता है। तो उसके बाद के टाइम पीरियड में 1707 से लेकर 1857 तक की क्रांति, अर्थात बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय तक के टाइम पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तर मुगल काल। चलिए अब मुगलों के बारे में समझते हैं, इनका सामान्य परिचय हम लोग देखते हैं। मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको लास्ट तक देखना है, सारे पॉइंट आपके क्लियर होंगे। ये जो मुगल शब्द है ऐसा इन्होंने यूज क्यों किया? तो मुगल का शाब्दिक अर्थ होता है बहादुर, मतलब इन्होंने अपने आप को बहादुर वंश की संज्ञा दी। यह तुर्की के चकदाई शाखा से संबंधित थे। तुर्की में तुर्कों की एक शाखा थी जिसका नाम था चकताई। चकताई शाखा के यहाँ क्या थे? संबंध रखते थे। इसकी स्थापना किसने की? तो जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर। भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो बाबर ने। कई बार बाबर का असली नाम पूछ लेता है, तो पूरा नाम था जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, ये जो मुगल थे यह 2 वंशों से मिलकर बने थे या फिर 2 के वंशज थे। ध्यान से देखेंगे, जो जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर था जिसके बारे में आज का वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं, अगला वीडियो हुमायूं का आएगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक, आज बाबर को कवर करेंगे। बाबर का भी टाइम पीरियड में आप लोगों को बता दूं 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक उसका शासन रहता है। ठीक है, तो देखिएगा, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और यह तैमूर का वंशज था। जैसे तैमूर लंग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, जिसने खिज्र खां को क्या दिया था? सैयद वंश के शासक खिज्र खां को दिल्ली सल्तनत की गद्दी दी थी। ठीक, किसने? तैमूर लंग ने। तो ये तैमूर का वंशज था। कौन? उमर शेख मिर्जा, जो बाबर का पिता था। और इसकी जो माता थी कुतलुग निगार खानम, यह मंगोल से संबंधित थी। मंगोल कौन? वही जो चंगेज खान था। तो एक तरह से ये जो मुगल बने तो यह तुर्कों और मंगोलों के मिश्रण से बने थे। ठीक, तो जो कई बार प्रश्न बनता है कि बाबर अपने आप को चंगेज खान का वंशज मानता था या फिर तैमूर का, तो वह अपने आप को तैमूर का वंशज मानता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने सामान्य परिचय इसका देखा, मुगल का अर्थ क्या है, कैसे बने, कहां से आए, माता और पिता का नाम कई बार इसके पूछा गया है। किसके? बाबर के, क्योंकि यह पहला शासक था। तो पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, तैमूर से संबंध रखते थे, और इसकी माता का नाम कुतलुग निगार खानम, और यह मंगोल की वंशज थी। इसका जो जन्म होता है 14 फरवरी
1483 ईस्वी में। 14 फरवरी से आप लोगों के माइंड में तो बहुत सारी चीज़ें चलने लगती हैं, मुझे भी पता है, तो आप लोग उसी की वजह से आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद रखिए कि 14 फरवरी को एक और सीन हुआ था जो बहुत ही मार्मिक था, आप लोगों को पता होगा। साल 2019 में पुलवामा का अटैक भी हुआ था, तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि जिस दिन पुलवामा का अटैक हुआ था इसी तारीख को बाबर का जन्म हुआ था। कब? 1483 में, और फरगना में हुआ था। सर फरगना कहाँ पड़ता है? तो यह इंडिया के बाहर था, मध्य एशिया का प्रांत था, ठीक है। जो इसके पिता थे जिनका नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा, यह फरगना के ही एक क्या थे? सूबेदार थे, ठीक है। हुमायूं के 4 पुत्र थे, कई बार प्रश्न बना है, आप लोग ध्यान देंगे कि हुमायूं के पुत्रों का नाम बताइए, सॉरी किसके? बाबर के पुत्रों का नाम बताएं तो बाबर के कुल 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी, जिसमें 3 इसके पुत्र हैं। ऐसा कहा जाता है कि अस्करी को इसने गोद लिया हुआ था। तो 4 पुत्रों का नाम आप लोग बताएंगे हमेशा। 1494 ईस्वी में अचानक से किसकी? इसके पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है। कैसे? उमर शेख मिर्जा फरगना के सूबेदार थे और इसके मामा से अर्थात अपने साले से इनका युद्ध होता है और वह इन्हें मौत के घाट उतार देता है, तो इनकी मृत्यु हो जाती है। तो उस समय जो बाबर था केवल 11 से 12 वर्ष का था, तो अकस्मात रूप से उसे कहाँ का? फरगना का शासक नियुक्त कर दिया गया। तो बाबर पहली बार शासक कब बना? तो वह बनता है 1494 में। कहाँ का? तो फरगना, जो एक प्रांत या फिर सूबा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होता है, बाबर के प्रारंभिक जीवन के संघर्ष। देखिए बाबर जो है ना, बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है तुजुक ए बाबरी या फिर बाबरनामा, उसमें उसने कहा है कि मैं कभी भी मुहर्रम एक जगह पर नहीं मनाता था, मतलब 2 मुहर्रम एक जगह पर मैं नहीं मनाता था। वह उलटता पलटता रहता था बेचारा, क्योंकि देखिए वह केवल एक छोटे से प्रांत का क्या था? अधिकारी था या फिर शासक था, और उसकी जो महत्वाकांक्षाएं थी वह बड़ी थी। आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं या किसी भी एग्जाम की, तो 1 बार 2 बार अटेम्प्ट दे के आप पीछे हट जाते हैं। अभी आप लोग देखना कि ये बाबर समरकंद, जो तुर्की की उस समय राजधानी हुआ करती थी, समरकंद पर अधिकार करने के लिए 4 से 5 बार यह क्या करता है? प्रयास करता है, और लास्ट में यह सफल भी हो जाता है। तो इसलिए कभी भी जो मैं हमेशा बोलता हूं कि आप लोगों को गिव अप नहीं करना है, तो गिव अप नहीं करना है। क्या है यूपीएससी? कुछ भी नहीं है, मोटिवेशन पर नहीं चलेंगे, ध्यान देंगे, क्योंकि जब इतिहास इसीलिए पढ़ा जाता है कि आप लोगों को मोटिवेशन मिले, आप लोगों को सीखने का मौका मिले। अब देखिएगा ध्यान से इसे कि जब इसका प्रारंभिक जीवन था तो इसे बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा। 1494 में यह समरकंद पर आक्रमण करता है और यह क्या होता है? फेल हो जाता है, असफल हो जाता है। लेकिन यह बंदा हार नहीं मानता, 3 सालों तक जम के तैयारी करता है और फिर से 1497 में यह समरकंद पर अटैक करता है। तो भले पूरी तरह से नहीं, लेकिन 100 दिनों के लिए अर्थात 3 महीने कुछ दिन के लिए यह वहां का शासक बनता है। फिर इसे वहां से हटा दिया जाता है। बंदा फिर से हार नहीं मानता, क्रम पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूं। फिर यह क्या करता है बाबर कि 1501 ईस्वी में समरकंद पर क्या करता है? विजय प्राप्त कर लेता है, और 1501 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी तक शासन करता है, मतलब कि 8 वर्षों तक शासन करता है। समरकंद पर अभी एक बार और यहां अटैक करेगा, 8 वर्षों के बाद फिर से यहां से हट जाता है। तो जब यह वहां से हटता है तो ये कहता है एक काम करते हैं, हम थोड़ा दक्षिण की तरफ चलते हैं, दक्षिण पश्चिम की ओर चलेंगे तो हमें कोई और राज्य मिलेगा। तो उस समय जो अफगानिस्तान है वहां पर काबुल था। तो यह आता है 1504 ईस्वी में काबुल और गजनी पर क्या करता है? विजय प्राप्त कर लेता है। अफगान क्षेत्र थे गजनी और काबुल, वहां पर यह विजय प्राप्त कर लेता है। जब यह गजनी और काबुल पर विजय प्राप्त करता है बाबर, तो 1507 ईस्वी में यह पादशाह की उपाधि धारण करता है। कई बार प्रश्न बनता है कि बाबर ने पादशाह की उपाधि कब धारण की थी? तो गजनी और काबुल पर विजय प्राप्त करने के बाद, ठीक है। उसके बाद देखिए ये यहां तक आता है, फिर इसके मन में आता है कि नहीं, अगर मैं मध्य एशिया में और टर्की में अपना शासन चलाना चाहता हूं या फिर वहां रहना है हमें, तो हमें समरकंद पर विजय जरूर प्राप्त करना होगा। ये बंदा मानता नहीं है, 3 बार पराजित हो चुका है, चौथी बार 1511 ईस्वी में पुनः यह समरकंद पर अटैक करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश यह केवल 1 वर्ष तक वहां का शासक रह जाता है। मतलब कि 1511 में यह अटैक करता है और 1512 में यह फिर से वहां से भगा दिया जाता है। तब इसके माइंड में आता है कि मैं ऐसा करता हूं, अब और दक्षिण पश्चिम की ओर चलूंगा
तो हमें क्या मिलेगा, सॉरी दक्षिण पूर्व की ओर चलूंगा तो क्या मिलेगा, मुझे इंडिया मिल जाएगा। तो शायद वहां पर मेरा थोड़ा बहुत चल जाए, क्योंकि मैं मध्य एशिया में और तुर्की पर तो अब अधिकार नहीं कर सकता हूं, क्योंकि समरकंद पर ही मैं अधिकार नहीं कर पा रहा हूं। इसे अगर आप लोग अपने आप से जोड़े तो वो विद्यार्थी जो लास्ट तक यूपीएससी का अटेम्प्ट देते रहते हैं, अटेम्प्ट खत्म होने के बाद भी हार नहीं मानते, कहते हैं कि चलो हम लोग स्टेट लेवल की वैकेंसी देख लेंगे, स्टेट सिविल सर्विस में चले जाएंगे, जैसे पीसीएस वगैरह देते हैं। गिव अप कभी भी नहीं करना है। आपने अगर अपना 100% हमेशा दिया है तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, यहां नहीं मिलेगी कहीं और मिलेगी, लेकिन ट्राई करते रहना है, ट्राई करते रहना है, रुकना नहीं है आपको। अगर आप रुक गए तो आपने अपने लाइफ के साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया है, इस वजह से रुकना नहीं है। अब इस बंदे को देखिए कि ये कई बार समरकंद पर अटैक करता है, विजय भी प्राप्त करता है, कुछ दिनों बाद हटा दिया जाता है बाबर, लेकिन फिर भी यह हार नहीं मानता। जब अंततः इसे ऐसा लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है तो यह बंदा कहता है कि अब यहां छोड़ के मैं कहीं और चलता हूं, यहां नहीं तो कहीं और तो मेरी सत्ता स्थापित हो ही जाती है। फिर यह आता है इंडिया की तरफ। तो देखिए अभी इसे निमंत्रण नहीं मिला है, यह अपने से इंडिया में आया है। देखिए कहां पर आया, भारत पर इसके प्रारंभिक आक्रमण, ध्यान से देखिएगा, क्रम पूछा जाता है। भारत पर पहला आक्रमण यह करता है 1519 में। ऐसा नहीं है कि यहां भारत में 1526 में पहला आक्रमण करता है पानीपत के युद्ध में, वो तो निमंत्रण के बाद आता है और यहां के सुल्तान से लड़ता है। उसके पहले यह 4 जगहों पर विजय प्राप्त करता है। पहला अटैक यह अपने आप करता है उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र पर, 2 क्षेत्र पड़ते थे, बाजौरा और भेरा, इस पर यह अधिकार कर लेता है बाबर। फिर 1519 में ही यह क्या करता है कि यहां पर अधिकार करने के बाद एक बार वापस चला जाता है। कहता है कि यहां तक हमें पता चल गया कि भारत में अगर हमें शासन करना है, मतलब ट्राई करते हैं ना लोग, चलो एक अटेम्प्ट दे के हम सीख लेते हैं कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो इसी तरह से इसने भी एक अटेम्प्ट लिया और उसमें यह प्रीलिम्स एक तरह से क्वालिफाई कर गया, जैसे यूपीएससी में प्रीलिम्स होता है, ये क्वालिफाई कर गया। इसे लगा कि यार अगर हमें भारत पर पूरी तरह से, मतलब यूपीएससी का पूरा मेंस निकालना है तो हमें ये तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये बंदा समझ गया कि अगर हमें भारत पर विजय प्राप्त करनी है, उस पर शासन करना है, तो जो प्रॉब्लम्स मैंने पहले युद्ध में फेस की है इससे कहीं ज़्यादा कठिन और विकट परिस्थितियां हो सकती हैं। तो यह ट्राई करके जाता है, लेकिन इसका दिल नहीं मानता है। सॉरी 1519 में ही यह पेशावर तक के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर लेता है। देखिए एक बार इसने दिया, प्री निकला आपका, तो आप सोचते हो नहीं अब हम अगली बार देंगे, मेंस में निकलेगा। इसी तरह से इसके साथ हुआ कि इस बंदे ने बाजौरा और भेरा पर विजय प्राप्त किया। फिर 1519 में ही पेशावर के क्षेत्र पर भी यह विजय प्राप्त कर लेता है। उसके बाद 1520 में रुका ही नहीं, फिर पंजाब के सियालकोट तक आ गया। देखिए सियालकोट, पेशावर, ये सब कहाँ पड़ता है, तो आज के पाकिस्तान में पड़ता है। तो वो पाकिस्तान भी पहले हमारा ही हिस्सा था। तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों पर यहां अधिकार कर रहा है। जितने भी विदेशी आक्रांता भारत में आए हैं हमेशा से उत्तर पूर्वी दर्रे से ही आए हैं, तो ये भी उधर से ही आया, और सॉरी उत्तर पश्चिमी छोर से, तो उधर से यह भी आया और भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र वाले राज्यों पर अधिकार कर लिया। फिर 1524 में यह इतना बढ़ गया कि लाहौर तक पहुंच गया और पंजाब के अधिकांश भागों तक इसने क्या किया, सत्ता स्थापित कर ली। तो ऐसा तो है नहीं जैसे आप किसी मोहल्ले में गांव में रहते हो और आपके पड़ोस के गांव में कोई बाहर का व्यक्ति आकर लड़ाई कर रहा है, मतलब कि वह दबंग बन गया, तो आपको तो पता चलेगा ही। और आपकी रंजिश आपके पड़ोसी से चल रही है, आपको पता चला कि उस एरिया में एक डॉन आया हुआ है, बाहुबली आया है, तो मैं क्यों ना उसकी मदद ले लूं। तो ये वो टाइम पीरियड है जब राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के चाचा और 1-2 लोग और बाबर को निमंत्रण भेजते हैं। जब वह लाहौर और पंजाब पर अधिकार कर लेता है तब बाबर को ये लोग निमंत्रण देते हैं कि तुम दिल्ली आओ और दिल्ली के सुल्तान को पराजित कर दो, यहाँ खजाना बहुत मिलेगा। तो यहाँ से अब जो अटैक होगा उस पर आप लोग ध्यान देंगे कि तत्कालीन भारत पर यह विजय अभियान कब शुरू करता है। तो वह क्या था, यह पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है 21 अप्रैल 1526 को। डेट याद रखेंगे, कई बार प्रश्न बना है यूपीएससी में, डेट से भी पूछता है, छोटे एग्जाम्स में भी पूछ लेता है। तो पहला युद्ध यहां नहीं लड़ता, देखिए भारत में यह पहला युद्ध 1519 में लड़ता है। कई बार अगर प्रश्न, देखिए यूपीएससी फंसाएगा, यूपीएससी प्रश्न पूछेगा कि बाबर के द्वारा पानीपत का जो प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ हुआ उसका भारत में कौन सा नंबर का युद्ध था, तो वह कौन सा था, तो ऊपर यह 4 लड़ चुका था। सॉरी थोड़ा गले में खराश है, इस वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है। ओके देखिए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। 4 बार यहां अटैक कर चुका होता है
लेकिन यह पानीपत पर जब अटैक करता है तो भारत में इसका 5वां अटैक माना जाता है। तो बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी से लड़ा गया पानीपत का प्रथम युद्ध जो 21 अप्रैल 1526 को हुआ, यह बाबर का 5वां युद्ध था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। 1526 में यह खुद को बादशाह घोषित कर देता है और अपनी उदारता के कारण जब यह युद्ध जीतता है तो लाहौर में यह क्या करता है, अपने आप को पहले स्थापित करता है और वहाँ के लोगों में यह चांदी के सिक्के बांटता है। तो लोगों ने इसकी उदारता से प्रसन्न होकर इसे कलंदर की उपाधि दे दी। यह एक ऐसी उपाधि थी जो इस बादशाह ने अपने आप से नहीं ली थी, लोगों ने इसे दी थी, तो वह कलंदर की उपाधि थी। क्यों? क्योंकि इसका जो दान करने की प्रवृत्ति थी वह अच्छी खासी थी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर बादशाह मैंने आप लोगों को नोट डाउन क्यों करवाया, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने दिल्ली सल्तनत पढ़ा था। दिल्ली सल्तनत में जितने भी प्रमुख या फिर जितने भी शासक आते थे वे अपने आप को सुल्तान कहते थे, लेकिन बाबर ने अपने आप को भारत का बादशाह घोषित किया। ठीक, तो यहाँ से अब जितने भी मुगल शासक आएंगे, बादशाह अकबर, बादशाह जहांगीर, बादशाह औरंगजेब, इस तरह से आते हैं। ठीक, तो मुगल वंश के जितने भी शासक होंगे वे अपने आप को बादशाह से क्या करेंगे, सुशोभित करते हैं पद से। ठीक है, आगे चल के सम्राट बन जाते हैं। तो फिर उदारता के कारण कलंदर की उपाधि मिली। पानीपत के युद्ध के बारे में मैंने ज़्यादा नहीं बताया है क्योंकि जो पिछला वीडियो था दिल्ली सल्तनत का अंतिम पार्ट अर्थात लोधी वंश का, उसमें आप लोग जाएंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस वीडियो का, आप लोग जाकर देख लेंगे। यह युद्ध में विजय प्राप्त करता है कैसे, तुगलमा युद्ध पद्धति का प्रयोग करता है, तोप का भी प्रयोग करता है, अच्छे तोपची का प्रयोग करता है। इस वजह से यह बाबर किसे, इब्राहिम लोदी को पराजित कर देता है। ऐसा कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी के पास उस समय 1 लाख सेना थी और इसके पास केवल 12,000 सैनिक थे और 12,000 सैनिकों के साथ यह तोप का प्रयोग करके, युद्ध की तुगलमा पद्धति का प्रयोग करके, अच्छे तोपचियों को, बंदूकधारियों के रखकर सिर्फ 12,000 सैनिकों ने, सुबह युद्ध शुरू होता है 7 बजे और 12 बजे तक यह पूरी तरह से खत्म कर देता है। मतलब इतनी शक्ति थी तोप में। तो पूरा युद्ध के बारे में आप लोग पढ़ लेंगे आगे। ठीक, उसके बाद इसका युद्ध होता है खानवा का 1527 में। यह कितने युद्ध लड़ता है, तो 2-4। इसे याद करने की ट्रिक आप लोगों को पता है, पहला पानीपत का, दूसरा खानवा का, तीसरा चंदेरी का, चौथा घाघरा का। तो कई लोग ऐसे याद करते हैं, बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया और घर चला गया। इस तरह से बाबर आया, 1526 में ही तो आया था। बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया और उसके बाद पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया और घर चला गया। तो इस तरह से आप लोग याद रख लें। और टाइम 26, 27, 28, 29, 4 वर्षों तक लगातार यह युद्ध करता है और 30 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो उसके बाद खानवा का युद्ध इसका 1527 में होता है। अब ये समझिएगा किसके साथ, मेवाड़ के शासक राणा सांगा के साथ इसका युद्ध होता है और राणा सांगा क्या होते हैं, पराजित हो जाते हैं। देखिए राणा सांगा से युद्ध हुआ क्यों। उस समय जो सुल्तान था इब्राहिम लोदी, उसे पराजित करने के बाद भी यह संतुष्ट नहीं था क्योंकि उस समय जो वर्चस्व था भारत में वह राणा सांगा का ही था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 100 लड़ाइयाँ, कम से कम 100 युद्ध जीते थे। उनके बॉडी पर बहुत सारे कट थे, मतलब कि भाले के, बर्छी के, तीर के, लेकिन वो हमेशा लोगों को पराजित करते हुए आए थे। राणा सांगा बहुत ही प्रतापी थे, राजपूत शासक थे, मेवाड़ के शासक थे। ठीक है, तो इनके साथ उसका युद्ध होता है। युद्ध में इसने जिहाद का नारा लगाया। इसे लगा, अब यहां ध्यान से समझेंगे, इसे लगा कि जनता हमारे साथ कैसे आए, तो इसने जिहाद का नारा दिया। जिहाद का मतलब होता है कि इस्लाम की रक्षा के लिए लड़ा गया धर्म युद्ध। इसने राणा सांगा के साथ अपने आपसी संघर्ष की वजह से या फिर आपसी वैमनस्यता की वजह से युद्ध कर रहा है, बदला लेने के लिए, लेकिन यह इसे धर्म युद्ध घोषित कर देता है जिससे कि भारत में जितने भी इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं वो मेरे साथ हो जाएं। और ठीक ऐसा ही हुआ और इसके द्वारा चली गई चाल सही निकली और जिहाद का नारा लगाकर यह राणा सांगा को पराजित कर देता है। जिहाद का मतलब क्या होता है सर, इस्लाम के लिए लड़ा गया धर्म युद्ध। ठीक, इसके बाद इसने युद्ध को जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की। सर गाजी क्या है, गाजी का मतलब यह है काफिरों को मौत के घाट उतारने वाला व्यक्ति, अर्थात काफिरों को मारने वाला। देखिए इसने क्या किया था ना, जब इसने राणा सांगा को खानवा के युद्ध में पराजित किया
तो ऐसा कहा जाता है कि हजारों राजपूतों के सर को इसने कलम करवा दिया था और उनके सर का इसने क्या किया था, मीनार बनवा दी थी। किसने? बाबर ने। मतलब इतना बड़ा आक्रांता, क्रूर और असहिष्णु शासक था यह। राजपूत शासक राणा सांगा को पराजित करता है और क्या नारा देता है यह? तो यह नारा जिहाद का देता है। जिहाद का मतलब है इस्लाम को बचाने के लिए लड़ा गया धर्मयुद्ध। फिर उसके बाद यह क्या करता है, अपने आप को गाजी की उपाधि देता है। गाजी का मतलब है कि काफिरों को मारने वाला। काफिर किसे कहा गया? जो गैर मुस्लिम लोग थे, जैसे राजपूत हो गए और वर्ग के लोग हो गए, ठीक है। तो उनके सर को इसने क्या किया था, कटवा के मीनार बनवाई थी। ये इतना बड़ा आक्रांता था, ठीक है। तो इस वजह से इसने गाजी की उपाधि धारण की। फिर इसका चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में। चंदेरी देखिए व्यापार के क्षेत्र के लिए इंपॉर्टेंट था। चंदेरी कहां पर था? तो मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर था। यह व्यापार की दृष्टि से इंपॉर्टेंट जगह थी। इसने राजपूत सरदार मेदिनी राय से वहां पर लड़ाई की। तो चंदेरी के शासक जो मेदिनी राय थे 1528 में चंदेरी के युद्ध में इससे पराजित हो जाते हैं। ये मेदिनी राय खानवा के युद्ध में राणा सांगा को क्या किए थे, सपोर्ट किए थे। इसने बोला कि देखो यार तुम छोड़ दो वरना तुम भी मारे जाओगे। उन्होंने साथ नहीं छोड़ा, लेकिन जब यह पराजित हो जाते हैं राणा सांगा तो ये हट के चले जाते हैं। फिर 1527 में राणा सांगा को पराजित करता है बंदा बाबर। 1528 में यह मेदिनी राय को भी पराजित कर देता है। ऐसा कहा जाता है कि मेदिनी राय की 2 पुत्रियां थी जिसे इसने अपने 2 पुत्रों को भेंट कर दिया था। ऐसा किताबों में लिखा है। मतलब ये लोग इतने आक्रांता थे कि इन्हें कोई मतलब नहीं था कि आपके साथ क्या हो रहा है। इन्हें सिर्फ अय्यासी करनी है, भारत में शासन करना है। तो इस तरह से इन लोगों ने वैमनस्यता फैलाई भारत में। और इस युद्ध में भी इसने जिहाद का नारा लगाया, अर्थात कि यह युद्ध भी इस्लाम के धर्म की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है, अर्थात धर्म युद्ध का इसने दर्जा दे दिया। तो लोग इसके साथ हो गए। फिर उसके बाद इसने घाघरा का युद्ध लड़ा 1529 में अफगान शासक महमूद लोदी के साथ। महमूद लोदी सर था कौन? तो यह इब्राहिम लोदी का भाई था। तो यह बिहार के क्षेत्र में क्या करता है, विद्रोह करता है या फिर इसे चैलेंज करता है बाबर को। तो बिहार के क्षेत्र में घाघरा नदी के किनारे कौन? बाबर अफगान शासक महमूद लोदी को पराजित कर देता है। तो इस तरह से इसके द्वारा लड़े गए 4 युद्ध आप लोग याद कर लेंगे। इसने क्या क्या बदलाव किए वो याद कर लेंगे। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। उसके बाद 1529 में घाघरा का युद्ध होता है, महमूद लोदी पराजित हो जाता है। तो उसके बाद 26 दिसंबर 1930 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। इसको दफनाने के बारे में बहुत सारे प्रश्न बने हैं, ठीक है। इसको पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। तो आगरा में आराम बाग का निर्माण भी इसी ने करवाया था, ठीक है। दफनाया गया, फिर इसे काबुल ले जाया गया। देखिए अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन बनेगा कि सर आप अचानक से बोल के निकल गए, बाबर की मृत्यु कैसे हुई थी? तो बाबर की मृत्यु को लेकर 2 से 3 मत हैं। इसे किसी ने इसका मर्डर नहीं किया है। कहीं कहीं इसके जो हुमायूं नामा है, हुमायूं नामा नामक किताब में ऐसा बताया गया है कि बाबर को इब्राहिम लोदी की मां खीर खिलाती है और उसमें कुछ जहर देकर मार देती है। ऐसा बाबर नामा हुमायूं नामा में लिखा गया है, जिसकी रचना शायद गुलबदन बेगम ने की थी। आप लोग कंफर्म कर लेंगे, ठीक। और कहीं कहीं पर ऐसा लिखा है कि वहाँ भारत की जलवायु के अनुरूप ढल नहीं पाया था, इस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो कई सारी किंवदंतियां हैं। आपको सिर्फ ये जानना है, ये कभी नहीं पूछेगा कि मृत्यु कैसे हुई थी, आपसे पूछेगा कि मृत्यु कब हुई थी, ठीक है। गले में जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ प्रॉब्लम होती जा रही है। तो 26 दिसंबर 1930 को इसकी मृत्यु हो गई। आगरा में पहले दफनाया गया, फिर इसे वहाँ से निकालकर काबुल में दफनाया गया। इसने 2 रचनाएं की। अपनी आत्मकथा इसने तुजुक ए बाबरी या फिर बाबरनामा के नाम से लिखी, और एक और रचना रिसाल ए उसज जो खते बाबरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इन दोनों किताबों की रचना बाबर ने स्वयं की थी, ठीक। मुबैयान नामक पद्य शैली की इसने शुरुआत की, मतलब पद्य वगैरह पढ़ने लिखने और गाने के लिए मुबैयान नामक एक शैली का इसने क्या किया, शुरुआत की। तो ये प्रश्न बन सकता है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसने चांदी का एक सिक्का चलाया जिसका नाम शाहरुख रखा था। शाहरुख नाम का चांदी का सिक्का इसने चलाया था। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आज तक मुद्दे में बना हुआ था,
पिछले साल उसका निर्णय आया, आप सबको पता है। बाबरी मस्जिद का निर्माण, इसका एक सेना नायक था बाबर का, मीर बाकी ने अयोध्या में मंदिरों को तुड़वाकर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि मंदिरों को तुड़वाकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दे दिया है कि हाँ, इसके पहले यहां पर मंदिर हुआ करता था। ठीक, तो इस तरह से आज हम लोगों ने मुगल वंश का आगाज कर दिया है। बाबर को हम लोगों ने सही तरीके से कवर किया। इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हो आप लोग सॉल्व करिए, साथ ही साथ एक बुक भी पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में हम लोग हुमायूं को कवर करेंगे। उम्मीद है कि ये मेरा प्रयास आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को देख लिया है तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी तरह के वीडियोज आप लोगों को मिलते रहेंगे डेली सुबह 7 बजे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।